नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। प्रदेश के किसान भाई अरहर की खेती करके अच्छा लाभ कमाते हैं, पर कभी कभी रोगों के कारण फसल खराब हो जाती है। जिसमें बात करें उकठा रोग की, तो यह समस्या अक्सर बारिश के बाद अधिक देखी जाती है, जिसमें पौधे सूख जाते हैं और किसान को अधिक नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस बीमारी से अरहर की फसल को बचाने के लिए किसान कौन कौन से उपायों को अपनाए, जिससे फसल में रोग न लगे और आने वाले समय में भरपूर पैदावार मिल सके। इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अरहर खरीफ की मुख्य दलहनी फसल है। दलहनी फसलों में चना के बाद अरहर का स्थान है। इसकी खेती कम वर्षा वाले क्षेत्रों में और ऊपरी खेतों में की जाती है, जिसकी बुआई इस समय जोर शोर से चल रही है। लेकिन इस फसल में भी अन्य फसलों की तरह रोगों का प्रकोप होता है, और इस फसल में जिस रोग का प्रकोप अधिक देखने में आता है वह है उकठा रोग। यह रोग फ्यूजेरियम नामक कवक से होता है। इस रोग में पौधा पीला पड़कर सूख जाता है। इस रोग का प्रकोप आमतौर पर बारिश होने के बाद और कभी कभी फूल फल लगने की अवस्था में होता है। रोग ग्रसित पौधे की जड़ें सड़कर गहरे रंग की हो जाती हैं तथा छाल हटाने पर जड़ से लेकर तने तक काले रंग की धारियां पाई जाती हैं। एक ही खेत में कई वर्षों तक अरहर की फसल लेने पर ही यह रोग तेजी से फैलता है और फसल में इस रोग का प्रकोप अधिक होने पर पूरी की पूरी फसल ही चौपट हो जाती है। इसलिए किसान भाइयों, यह जरूरी है कि आप इस रोग की समय से रोकथाम कर लें। और जहां तक रोकथाम की बात है, तो आप इस रोग का खड़ी फसल में कोई भी प्रबंध नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप इस समय यानी बुआई के समय ही इसकी रोकथाम के उपायों को अपनाकर फसल को इस रोग से बचा सकते हैं और आगे चलकर अच्छी उपज भी ले सकते हैं। किसान भाइयों, जहां तक इस रोग के प्रबंधन की बात है, तो जिस खेत में रोग का प्रकोप अधिक हो वहां 3 से 4 साल तक अरहर की फसल न लें। खेतों की 3 वर्ष में एक बार ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई जरूर करें और ऐसे खेत का चयन करें जिसमें बरसात का पानी न ठहरता हो। इसके अलावा रोग प्रतिरोधी प्रजातियां जैसे पूसा 991, आजाद, ICPH 8, ICPH 2740, ICPH 2671, नरेंद्र अरहर 1, नरेंद्र अरहर 2 की बुआई करें। बुआई से पहले ट्राइकोडर्मा 8 से 10 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित करें। इसके अलावा आप भूमि शोधन भी कर सकते हैं। भूमि शोधन में ट्राइकोडर्मा विरडी की 2.5 किलोग्राम मात्रा को 50 से 60 किलोग्राम गोबर की खाद में मिलाकर उसमें नमी बनाए रखें। इसके बाद इस खाद को जूट के बोरे से छायादार स्थान पर ढक दें और 3 से 4 दिनों पर उसकी पलटाई कर दें। करीब 8 से 10 दिन बाद इस खाद को प्रति हेक्टेयर में खेत तैयारी के बाद प्रयोग करें। इसके अलावा ज्वार के साथ अरहर की फसल लेने से रोग की तीव्रता में कमी की जा सकती है। किसान भाइयों, इस रोग से फसल को बचाने के लिए आप अरहर की कूड़ बनाकर बुआई करें, जिससे आप इस रोग को खड़ी फसल में होने से बचा सकते हैं और फसल से अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे राज्य में बहुत किसान भाई धान की खेती रोपाई विधि से करते हैं, लेकिन धान की नर्सरी तैयारी से लेकर रोपाई और अन्य प्रबंधनों में मजदूरों की काफी समस्या रहती है। साथ ही कई बार बारिश की अनिश्चितता के कारण धान की रोपाई में देरी हो जाती है। इसलिए कृषि वैज्ञानिक धान की सीधी बुआई पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। लेकिन इस फसल से भरपूर पैदावार लेने के लिए किसान कौन कौन से किस्मों का चुनाव करे और बुआई करते समय किन किन बातों पर खास ध्यान दे, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। मोस्टली इंडिया में धान की बिजाई कद्दू करके की जाती है, जिससे पानी का भी नुकसान होता है और उसमें अधिक टिलेज ऑपरेशन होते हैं, जिससे किसान की आय में भी कमी आती है। अभी वर्तमान को देखते हुए किसानों को धान की सीधी बिजाई पे आना पड़ेगा, क्योंकि मृदा का जल स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा।
तो इसको धान की सीधी बिजाई करने से 15 से 20% पानी की बचत होती है। और जैसे अभी देखा जाए तो लेबर की भी काफ़ी शॉर्टेज है, तो कद्दू करके लगाने के लिए लेबर की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। लेबर की शॉर्टेज देखते हुए धान की सीधी बिजाई पे फार्मरों को आना पड़ेगा। अगर धान की सीधी बिजाई और कद्दू करके करते हैं तो उपज में लगभग ज़्यादा डिफरेंस, लगभग उपज समांतर ही प्राप्त होती है। जिसमें धान की सीधी बिजाई करने के 2 तरीके हैं। एक तो अपन तापड़ में बिजाई कर सकते हैं और खेत में बत्तर कंडीशन में भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, खेत को बिना तैयार किए धान की सीधी बुआई 0 टिलेज मशीन से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सामान्य सीड ड्रिल से धान की बुआई कर रहे हैं तो खेत की एक बार गहरी जुताई करके 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई करें। इसके बाद पाटा लगाकर खेत को समतल करें और याद रखें, अंतिम जुताई के समय 10 से 12 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में अच्छी तरह से मिला दें और साथ ही रासायनिक उर्वरकों में यूरिया 265 किलोग्राम, DAP 332 किलोग्राम और पोटास 102 किलोग्राम प्रयोग में लाएं, जिसमें यूरिया की 1/3, DAP और पोटास की पूरी मात्रा को पाटा लगाते समय डाल देना चाहिए और शेष बची हुई यूरिया की मात्रा को खड़ी फसल में 3 बार में देना चाहिए। किसान भाइयों, धान का अच्छा उत्पादन लेने में इसकी उन्नत किस्मों की अहम भूमिका होती है। इसीलिए कृषि वैज्ञानिकों ने क्षेत्र के अनुसार धान की कई उन्नत किस्मों को विकसित किया है। तो आपके क्षेत्र के लिए धान की कौन-कौन सी किस्में उपयुक्त हैं, आइए जानते हैं। धान की सीधी बिजाई के लिए मोस्टली फार्मर्स को हाइब्रिड यूज लेनी चाहिए और बासमती किस्में यूज लेनी चाहिए। किसान भाइयों, यदि आप शीघ्र पकने वाली किस्मों की खेती करना चाहते हैं तो आप MTU 1010 और सहभागी का चयन करें। मध्यम अवधि वाली किस्मों में पूसा 1460 और पूसा सुगंध 3 का चुनाव करें। संकर किस्मों में सहयर्दी और नरेंद्र शंकर धान 2 का चयन करें। इसके अलावा यदि आप बासमती धान की खेती करना चाहते हैं तो आप पूसा बासमती 1692, पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1728, पूसा बासमती 1509 का चयन करें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं उचित बीजदार की। तो प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई के लिए मोटे दाने वाली किस्मों का 35 से 40 किलोग्राम, मध्यम दाने वाली किस्मों का 25 से 30 किलोग्राम, महीन दाने वाली किस्मों का 20 से 25 किलोग्राम और संकर किस्मों का 15 से 17 किलोग्राम बीज प्रयोग में लाएं। किसान भाइयों, बीज को 10 से 12 घंटे तक पानी में भिगो दें। साथ ही बुआई से पहले बीजों को उपचारित करें। इसके लिए कार्बोडाइजम 2 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। इसके बाद एजोडोपैक्टर 5 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित करके बुआई करें। जैसा कि आप देख सकते हो कि हम यहाँ धान की सीधी बिजाई कर रहे हैं। हम ये धान की सीधी बिजाई करने के लिए DSR मशीन का यूज करते हैं। ये DSR मशीन है जिसमें एक फर्टिलाइज़र बॉक्स होता है, एक सीड ड्रिल बॉक्स होता है, सीडिंग बॉक्स होता है, उसमें एल्कलाइन प्लेट लगी रहती है जो सीड से सीड की दूरी को मेंटेन करती है। इसमें हम देख रहे हैं ये मशीन लाइंस पंक्ति से पंक्ति की दूरी 22.5 सेंटीमीटर है और इसमें जो फ्लेल वो लगे रहते हैं, रोलर जो जहाँ सीड गिरता है वहाँ से हल्का टिलेज करती है मशीन। किसान भाइयों को ये सलाह रहेगी, धान की सीधी बिजाई करने पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वीड मैनेजमेंट की। धान की सीधी बिजाई करके पहला स्प्रे पेंडी का करें और उसके 17 दिन बाद 20 पायरीबैग सोडियम का स्प्रे करें। अगर फिर भी वीड कंट्रोल नहीं होता तो आप फिर राइस स्टार का स्प्रे कर सकते हैं और वीड मैनेजमेंट कर सकते हैं। यहाँ टोटली 0 टिलेज में करते हैं, जिससे मृदा के ऊपर जो रेजिड्यू रहता है, जिससे मृदा का स्वास्थ्य में सुधार होती है, जिससे ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है। जैसा कि आप हमारे ये प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो कि ये 12 साल हो गए ये खेत बिना जुते हुए हैं। जहाँ हमने यहाँ से चालू किया था तब मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थ 0.4% था, जो आज 1.2 के नियरली है। इससे उर्वरकता शक्ति लगभग 5 टाइम 10 टाइम हमारी इस टाइम पे इसकी इम्प्रूव हो चुकी है मृदा की। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है।
ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जिला कृषि मौसम इकाई संगरिया द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला हनुमानगढ़ और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी दिनों में 23 जुलाई तक परिवर्तनशील मौसम का अनुमान है। आगामी दिनों में क्षेत्र में अधिकांश रूप से बादल छाए रहने के साथ अलग अलग हिस्सों में 21, 22 और 23 जुलाई को मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली के साथ बिखरे तौर पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। कम एरिया या एक दो जगहों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। आगामी दिनों में अधिकतम तापमान 30 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सापेक्षिक आर्द्रता 35 से 69% हो सकती है। हवा की औसत गति 8 से 22 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वर्तमान मौसम की स्थिति सफेद मक्खी के लिए अनुकूल है। किसान भाई सुबह के समय खेत का निरीक्षण करें और पौधे की पत्तियों की निचली सतह पर सफेद अंडाकार या सफेद मोम के फूल से ढके पीले शरीर वाले छोटे निम्फ दिखाई दे सकते हैं। पत्ती की ऊपरी सतह पर संख्या 8 से 12 आर्थिक नुकसान स्तर तक पाए जाने पर रोकथाम के लिए नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें या रसायनों में स्पाइरोमेसिफेन की 1.20 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर मौसम साफ होने पर छिड़काव करें। कपास की फसल में गुलाबी सुंडी की उपस्थिति और नुकसान का निरीक्षण लगातार करते रहें। अगर आर्थिक नुकसान स्तर 10% तक क्षतिग्रस्त टिंडे दिखाई दे तब इमेमेक्टिन बेंजोएट 5 SG की 5 ग्राम मात्रा प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। धान की फसल में बिकानी रोग के नियंत्रण के लिए पौध की जड़ को कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से 6 घंटे तक डुबो कर रोपाई करें। धान की रोपाई के बाद 15 दिनों तक खेत में 4 से 5 सेंटीमीटर पानी खड़ा रखें। इसके लिए समय समय पर सिंचाई करते रहें। नील हरित शैवाल का 1 पैकेट प्रति एकड़ प्रयोग उन्हीं खेतों में करें जहां पानी खड़ा रहता हो ताकि मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाई जा सके। मूंग की बिजाई के लिए सिफारिश किस्में MH 421, IPM 2-3, सत्या SML 668, K 851, MUM 2 गंगोत्री का प्रयोग कर सकते हैं। बीज की मात्रा 4 से 5 किलोग्राम प्रति बीघा प्रयोग करें। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। मूंग की फसल में रसायनों द्वारा खरपतवार नियंत्रण के लिए ट्राइफ्लोरालीन 48 EC की 400 मिलीलीटर मात्रा 150 लीटर पानी में घोलकर प्रति बीघा की दर से बुआई के पहले अंतिम जुताई के समय मिट्टी में छिड़क कर मिलाएं। बाजरा की बिजाई के लिए यह समय उपयुक्त है। बाजरा की बिजाई के लिए सिफारिश की गई किस्में HHB 67, राज 171, ICMH 356, MH 169, RHB 121, CZP 9802, GHB 538, HHB 67-2, GHB 719, ICTP 8203, HHB 60, RHB 90, पूसा 605 का उपयोग करें। सामान्यतया 4 किलोग्राम बीज बाजरे का प्रमाणित बीज प्रति हेक्टेयर बोएं एवं कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर रखते हुए पौधों की संख्या 1.33 लाख प्रति हेक्टेयर रखें। किन्नू के बागों में लीफ माइनर, सिट्रसिला एवं रेड स्पाइडर माइट और तंबाकू का लट आदि की रोकथाम के लिए ट्राइजोफास 40 EC दवा की 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। नए बाग लगाने के लिए पहले से तैयार गड्ढों में पौधे लगाने का उपयुक्त समय है। मुर्गियों में रानीखेत रोग होने का खतरा रहता है। इसके लिए पहला टीका F1 7 दिनों के अंदर लगवा लें और दूसरा R2B का टीका 8 सप्ताह की उम्र में लगवाएं। नवंबर माह में अंडे प्राप्त करने के लिए मुर्गियों के चूजे पालने के लिए यह समय उपयुक्त है। अतः मुर्गीशाला की सफाई करके चूजे पालना शुरू करें व सही ब्रूडिंग करें।
अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पालरी, जिला हनुमानगढ़ के कृषक छितर लाल ने। आप हरे चारे का अधिक उत्पादन लेने के बारे में जानकारी चाहते हैं तो छितर लाल जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। हरे चारे में विशेष तौर से जो है वो रंज का अभी जो है वो अच्छा फसल है और रंज के लिए जो है अपन उसमें जो है वो खरपतवार जो विशेष आता है वो होता है अमरबेल। अमरबेल के लिए अपन जो है उस बीज को जो है वो 20% नमक के घोल से उपचारित करने के बाद उस रंजके की बुआई करवाएं। रिजका एक पौष्टिक हरे चारे की फसल है। रिजका के हरे चारे में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। साथ ही इन पोषक तत्वों की पाचनशीलता भी अच्छी होती है। इसमें प्रोटीन 15%, पानी की मात्रा 74% पाया जाता है। रिजका पशुपालन के लिए एक पौष्टिक और लाभदायक चारा है। इसकी बुआई किसान भाइयों ने अक्टूबर से नवंबर माह में की होगी। उनकी फसल में एक समस्या अमरबेल की देखी जाती है, जिसका समय पर नियंत्रण करना बेहद जरूरी है। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है बीज उपचार। 15% नमक के घोल में बीज उपचार करके अमरबेल के बीजों को आसानी से अलग किया जा सकता है। इसके बाद बात आती है फसल प्रबंधन की। तो जरूरत के अनुसार समय समय पर सिंचाई करना चाहिए और सिंचाई के बाद जरूरत के अनुसार यूरिया का भुरकाव करने पर फसल की बढ़वार अच्छी होती है और अधिक हरा चारा भी मिलता है। इसका प्रबंधन ढंग से करें। प्रबंधन करने के बाद उसमें जो है वो कटाई करीब जो है पहली कटाई जो अपन लेना है वो करीबन महीने उपरांत लेना चाहिए। इसके बाद में जो प्रत्येक कटाई जो है ना 20-25 दिन पे जो है ना वो ले लेनी चाहिए और हर कटाई पे जो है अपन नाइट्रोजन युक्त खाद का प्रयोग करते रहें। इसी के प्रयोग करते हो ये जो है ना रंजका कई अपने साल भर तक जो हरा चारा उपलब्ध करवाता है। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने हरे चारे के लिए ज्वार, बाजरा, मक्का की फसल लगाई है, इससे अधिक हरा चारा लेने के लिए समय समय पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें और जरूरत के अनुसार फसल की कटाई के बाद सिंचाई के साथ यूरिया का प्रयोग करें। इससे फसल की बढ़वार अच्छी होती है और चारे की पैदावार भी अधिक मिलती है। साथ ही साथ एक और भी जो है हरे चारे के लिए जो है वो अच्छी वो है जिसमें अपन ओजोला जो बोलते हैं। तो एजोला के लिए अपन जो है वो एक वो टैंक तैयार करते हैं और उसमें क्या है कि गोबर और मिट्टी का घोल तैयार करके उसको रखते हैं और उसमें पानी भरा रहता है। करीब उसकी जो टैंक की जो ऊंचाई है करीबन फुट भर के करीबन होती है। उस फुट भर में पानी भर देते हैं। पानी भरने के बाद एजोला जो है उसमें डाल देते हैं, फिर उसकी ग्रोथ होती रहती है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, पानी का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, इसलिए उस पर जो है ना छाया की व्यवस्था पर्याप्त रहे। वर्ष भर हरे चारे के लिए अजोला का उपयोग पशुओं के हरे चारे के लिए करते हैं। अजोला की उन्नत प्रजातियां, पहला अजोला पित्रेटा, दूसरा कैरोलिएना, तीसरा माइक्रोफिला है, जिनका उपयोग चारा उगाने में किया जाता है। साथ ही ये पौष्टिक गुणों से भरपूर होता है। पशु जो है वो उसको जो है वो खाने में भी ये थोड़ा मन मार के खाना खाते हैं, इसलिए पानी को गर्म नहीं करना, पानी जो है ना वो छाया में रहे। और एजोला जो है जितना अपन डालते हैं, जैसे 1 किलो एजोला अपन पशु के चारे में डालते हैं तो वो 1 किलो अपन को जो है वो उसका पशु आहार की मात्रा कम कर देनी है। साथ ही साथ अपन एक चीज़ का और भी ध्यान रखें कि जो भी अपन जो उसमें हरा चारा जो डालना है उसमें जो है वो सूखा चारा भी पर्याप्त रहे। यूँ नहीं कि अपन हरा पे उस पर डिपेंड हो जाएं। क्योंकि उसमें पेट खराब होने की प्रबल संभावना रहती है। पशु के जो है ना हो सकता है उसमें ना पेट खराब होने के बाद जो है वो डस्ट टाइप जो है ना पतला पतला गोबर करे। अजोला का अधिक उत्पादन लेने के लिए इसमें पानी का लेवल बनाए रखने के साथ साथ पानी को समय पर बदलते रहें। अजोला गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूकर, मुर्गी, बत्तख, मछली, बटेर को खिला सकते हैं। पशुओं को अजोला खिलाना, गाय भैंस को 2 से 2.5 किलो, बकरियों को 400 ग्राम और मुर्गियों को 40 से 60 ग्राम प्रतिदिन खिलाना चाहिए। इससे चारे की बचत होती है, साथ ही पशुपालक को फायदा होता है।
अगर पशु जो है ना एजोला खाने में थोड़ा सा यूँ आनाकानी सा करे या कुछ ऐसा करे, तो पशु उसमें क्या है कि पशुओं को जो है एजोला धो करके और उसमें थोड़ा सा नमक डाल करके खिला देना चाहिए। हल्का सा नमक जो है ना उसमें डलेगा तो वो बहुत अच्छा रहेगा, साथ ही साथ पशु जो है ना उसको चाव से खाएगा। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।